नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए तृतीय सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय के भारत में राजनीतिक प्रक्रिया प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे और इस व्याख्यान में हम लोग ये देखेंगे कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है। जो इस प्रश्न पत्र की पहली इकाई है, उस इकाई में पहला जो है शीर्षक है, टॉपिक है कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हमको ये देखना है कि उत्तर औपनिवेशिक काल, चूँकि ब्रिटेन जो है का भारत उपनिवेश था आज़ादी के पूर्व, तो उस औपनिवेशिक काल की समाप्ति के उपरांत अर्थात भारत के आज़ाद होने के बाद से भारत में जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है, भारत में लोकतंत्रीकरण है, वह किस तरह से हुआ है। और इसके अंतर्गत हमें ये पढ़ना है कि लोकतंत्र क्या होता है, उदार लोकतंत्र के लक्षण क्या हैं और भारत में किस तरह से लोकतंत्रीकरण विभिन्न जो है चरणों में आगे बढ़ा है। और लोकतंत्रीकरण वो होता है जिसके अंतर्गत लोकतंत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है किसी भी देश में लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाता है। तो इस चीज़ लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को पढ़ना है। उसके साथ साथ हमको पढ़ना है दूसरा टॉपिक है कि लोकतंत्र के आयाम और लोकतंत्र के तीनों आयाम जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम हैं, उसके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ना है। और इसके उपरांत पढ़ना है कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। तो जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसको निर्धारित करने वाले कौन से कारक हैं, किन कारकों से भारत में राजनीतिक व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप निर्धारित हुआ है, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे पंथनिरपेक्षता है, समाजवाद है, सामाजिक न्याय का प्रश्न है, उन चीज़ों को या जो भारतीय राजनीति की प्रस्तावना में यह भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य है, उन प्रावधानों ने, उन विशेषताओं ने किस तरह से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार दिया है, उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। दूसरी इकाई के अंतर्गत संघवाद का प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था के स्वरूप के बारे में पढ़ना है। और पहला टॉपिक है अर्धसंघवाद। प्रसिद्ध विद्वान कैसिमिर द्वारा भारतीय संघ को अर्धसंघ का नाम दिया गया है। तो उन्होंने अर्धसंघ क्यों कहा है? भारत में संघीय व्यवस्था को लेकर के जो विवाद हैं, भारतीय राज्य में जो एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में भारत में संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, वह पढ़ना है। कैसिमिर ने कहा है कि वास्तव में जो भारत में संघीय व्यवस्था है उसमें एकात्मक लक्षण मुख्य हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि भारत वास्तव में एक अर्धसंघ है। तो उस पूरे प्रकरण को इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है गठबंधन। जो भारत में गठबंधन सरकारों का युग आया है, उस गठबंधन के इतिहास और भारत में गठबंधन सरकारों से लाभ, नुकसान आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत में केंद्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1977 में जनता पार्टी के अंतर्गत मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ था। तो वो पढ़ना है क्योंकि उसके पहले का जो समय है, खासतौर से चौथे आम चुनाव के पूर्व का, उस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत एक दल के प्रभुत्व का काल है। और प्रसिद्ध विद्वान, भारतीय राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान रजनी कोठारी ने उसको कांग्रेस सिस्टम के नाम से, कांग्रेस सिस्टम की संज्ञा दी है। तो जो गठबंधन सरकारें बननी शुरू हुई हैं, इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से पढ़ना है। उसके अलावा है भारत में राजनीतिक दल। भारत में जो मुख्य राजनीतिक दल हैं और उनकी जो नीतियाँ हैं, जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, दो तरीके हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा पार्टी सिस्टम पढ़ना है। जो भारत में पार्टी सिस्टम है, जो दल व्यवस्था है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करना है। इकाई 3 में पहला जो चीज़ है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मुद्दा है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं, खासतौर से सामाजिक राजनीतिक स्तर पे, और विशेष रूप से हमको नगरीय एवं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव देखने हैं। इसी के साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन
73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में तीसरे स्तर की सरकार को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है, स्थानीय सरकार को, और उसे बड़े स्तर तक जो है अधिकार एवं स्वतंत्रताएं जो है बड़े स्तर पर शक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं 11वीं एवं 12वीं अनुसूची के माध्यम से। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इकाई 4 के अंतर्गत पहला जो है शीर्षक है दबाव समूह का, प्रेशर ग्रुप का। दबाव समूह क्या होते हैं, उनकी तकनीकें क्या हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। वर्तमान समय में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दबाव समूह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, तो वो पढ़ना है हमको, प्रेशर ग्रुप। दूसरी चीज़ है मतदान व्यवहार के निर्धारक। तो भारतीय जो है संदर्भ में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ना है। खास तौर से उत्तर भारत में जाति जो है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक माना जाता है, और विभिन्न सर्वेक्षणों से भी यह साबित हुआ है कि जाति उत्तर भारत में मतदान व्यवहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। उसके अलावा भाषा है, धर्म है और स्थानीय मुद्दे, आज विभिन्न चीज़ें हैं, उन सबको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। और अगली चीज़ है कि जाति और राजनीति, कि जाति और राजनीति का आपस में क्या संबंध है, उसको देखना है। उसके अलावा चुनाव सुधारों की आवश्यकता, यह अगला टॉपिक है। चुनाव सुधारों के अंतर्गत हमें जानते हैं कि किसी भी देश में चुनाव जो है वह लोकतंत्र का सबसे महापर्व है, तो और चुनाव के माध्यम से ही सरकार को जनता मतदाता निर्वाचित करते हैं। तो भारत में वर्तमान समय में चुनाव सुधारों की क्या आवश्यकताएं हैं और किस तरह से चुनाव सुधारों के माध्यम से भारत में लोकतंत्र को सशक्त किया जा सकता है, इन मुद्दों को यहाँ देखना है। इसके अलावा अगला टॉपिक है उत्तराधिकार और आवास की राजनीति। और इस उत्तराधिकार और आवास की राजनीति के अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय राजनीति के अंतर्गत जो वंशवाद की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है वह देखेंगे, और आवास की राजनीति के अंतर्गत जो खासतौर से भूमिपुत्र का सिद्धांत है, मराठा मानुष का सिद्धांत आया है, उन सबको हम लोग विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। अगली इकाई है चौथी, उसमें दो चीज़ें, 5वीं इकाई है, उसमें जो है दो चीज़ें पढ़नी है हमको। एक है कि भारत में धर्म एवं राजनीति, और इसके अंतर्गत राजनीति के अंतर्गत किस तरह से धर्म का प्रयोग हो रहा है। और दूसरी चीज़ है पंथ निरपेक्षता पर बहस, कि भारतीय संविधान के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान निर्माताओं के लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया है। तो पंथ निरपेक्षता आज जो है समाज में और ख़ास तौर से भारतीय राज्य व्यवस्था में उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 6वीं इकाई के अंतर्गत महिला, जाति एवं वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ, यह जो है विषय है। और जो सकारात्मक कार्रवाई है उसके अंतर्गत समाज के ऐसे वर्गों के लिए जो हाशिए पर स्थित हैं, उनके उत्थान के लिए और उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान लाए जाते हैं, और ऐसे प्रावधानों को संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए प्रावधान का उल्लंघन नहीं माना जाता है। यह सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ विशेष रूप से सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई हैं, और यह विश्वास किया जाता है, यह सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी देश में बिना सामाजिक न्याय के लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो भारत में सकारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत महिला, जाति एवं वर्ग के संबंध में क्या प्रावधान है वह इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। 7वीं इकाई के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है राष्ट्र निर्माण का, कि राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है, और राष्ट्र निर्माण के समक्ष भारत में जो मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे एथनिसिटी है, प्रजातीयता है, भाषा है, क्षेत्रवाद है और जाति है, और उसके साथ साथ सांप्रदायिकता है और भ्रष्टाचार है, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्र जो है किसी भी
देश के एक क्षेत्र विशेष को राष्ट्र हम नहीं मानते हैं, बल्कि राष्ट्र का अर्थ है कि उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग निवास करते हैं उनमें एकता का संबंध हो, और उससे जो है एकता के संबंध में जो खास तौर से जो भावनात्मक एकता होनी चाहिए, उसके मार्ग में आने वाली जो प्रमुख बाधाएं हैं उन बाधाओं को हमें यहाँ पर देखना है। और यह मुख्य बाधाएं निर्धारित की गई हैं। जैसे भारत को हम देखते हैं कि एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुप्रजातीय, बहुभाषीय, बहुजातीय देश है, तो विभिन्न तरह की जो है राष्ट्र निर्माण के मार्ग में विभिन्न प्रकार की भारत में चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को हम लोग यहाँ देखेंगे। सांप्रदायिकता बहुत बड़ी चुनौती है और रही भी है, और यह ऐसी एक जो है समस्या रही है जिसकी वजह से 1947 में देश का बंटवारा भी हुआ। तो यह हमें पढ़ना है। और अंतिम इकाई के अंतर्गत भारतीय राजनीति के अंतर्गत जो एक प्रवृत्ति पहले भी रही है और अभी भी है, वो है दल बदल की राजनीति, वो पढ़ेंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि दल बदल की राजनीति जो है विशेष रूप से चौथे आम चुनाव के बाद जब विभिन्न राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, तो उस समय दल बदल की राजनीति की शुरुआत हुई। और उसी समय भारतीय राजनीति में नया शब्द आया कि आया राम गया राम। तो दल बदल की राजनीति के इतिहास और दल बदल रोकने के संबंध में जो प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं उन्हें पढ़ना है। और अंतिम चीज़ है राष्ट्रपति शासन की राजनीति। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत आपात शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और 356 के माध्यम से राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे और ख़ास तौर से यह देखेंगे कि किस तरह से अनुच्छेद 356 के माध्यम से विभिन्न राज्यों में जानबूझ करके राष्ट्रपति शासन लगा करके राज्यों से लोकतांत्रिक शासन को स्थगित करने का दुष्प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का सबसे विवादित प्रावधान है, और जिसकी जो है विभिन्न समय समय पर विभिन्न दलों के द्वारा इस अनुच्छेद के दुरुपयोग की बात कही गई है। तो वह हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पूरा पाठ्यक्रम जो है, इस पाठ्यक्रम के संबंध में कौन कौन सी जो है पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें यह पूरा पाठ्यक्रम हमें पढ़ने को देखने को मिलता है। मुख्य पुस्तकें इस प्रकार हैं। पहली पुस्तक है एस.एम. शहीद ने इसको लिखा है। आप जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, और पुस्तक का नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नाम की यह एस.एम. शहीद जी की पुस्तक भारत बुक सेंटर लखनऊ से प्रकाशित हुई है, और इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है विषय इसके अंतर्गत मिलते हैं। अगली पुस्तक है अभय प्रसाद सिंह एवं कृष्ण मुरारी की। आप लोगों ने इस पुस्तक को संपादित किया है, और पुस्तक का नाम है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इस पुस्तक में यह पुस्तक जो है ओरिएंट ब्लैक स्वान हैदराबाद से प्रकाशित है, और इस पुस्तक में अनेक लेखकों ने भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपनी कलम चलाई है। यह भी बहुत अच्छी पुस्तक है। और अगली पुस्तक है बी.एल. फड़िया एवं कुलदीप फड़िया ने लिखी है भारतीय शासन एवं राजनीति। यह पुस्तक साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा से प्रकाशित है। इसके अंतर्गत भी सरल भाषा में भारतीय राजनीति के विभिन्न मुद्दों को, जो भारत में राजनीतिक प्रक्रिया नामक प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम है उसको इसमें दर्शाया गया है, लिखा गया है। और उपरोक्त तीनों पुस्तकों के अलावा एनसीईआरटी की कक्षा 12 की एक पुस्तक है जो शुरुआती छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।